हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। हाँ, ये यस यस। तो लास्ट हमने जो लास्ट क्लास में छोड़ा था वो छोड़ा था गेन से। तो एन हम कर चुके थे, गेन हमने थोड़ा किया था, थोड़ा रह गया था। तो अभी पहले एक शॉर्ट रिवीजन जिन लोगों ने जिनका एन मिस हो गया है या रिवाइज नहीं हुआ है, तो फटाफट से हम एन की रिवीजन कर रहे हैं और फिर हम गेन और गेन के साथ आ, उनके फॉर्मेशंस देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जो एन है वो वॉवल्स की साउंड देता है। तो एक से ज़्यादा साउंड्स एन की आती हैं। और कब कब वो कौन सी साउंड्स देता है उसके थोड़े बहुत आप कह सकते हैं कि रूल्स हैं। वो थोड़ा सा हमको समझना, बाकी सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। वोवल साउंड्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, पहले वो समझ लें। कि की, आ की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ठीक है, ओ की, और आपका ई की, छोटी ई की, हम्म, बड़ी ई की। ये ओवरऑल साउंड्स हम्म, होती हैं हमारे पास जो वोवल साउंड्स कहलाती हैं। यही साउंड्स आपको एन जो लेटर है वो प्रोवाइड कराता है उन वर्ड्स में जिन वर्ड्स का ओरिजिन अरबिक से है, या जो लोन वर्ड्स अरबिक लैंग्वेज से पर्शियन में और पर्शियन लैंग्वेज से फिर उर्दू में आए हैं। ठीक है। कुछ वर्ड्स बड़े कॉमन हैं, डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो उनका ओरिजिन क्या है, तो हम नहीं कह सकते कि वो अरबिक है जब तक हमें पता ना हो। कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं तो वो आपको थोड़े बहुत नए लग सकते हैं या कम यूज़ होते हैं। तो पहला है अगर एन के ऊपर ज़बर लगा हुआ है तो की साउंड आएगी। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे एग्जाम्पल है अर्श। अर्श हम कहते हैं आसमान को। दूसरा, अब इन्हीं इसी के एग्जाम्पल्स हैं असअद, अब्बास, सुजाअत। वो वाली साउंड जो है वो आएगी अगर ऊपर ज़बर है एन के। अभी ये हम्म, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह भी मैं बता दूंगा, जिन लोगों से मिस हो गई हैं तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। पहले साउंड्स क्या क्या होती हैं वो देख लें। उसके बाद अगर एन से पहले अलिफ आ रहा है या एन के बाद अलिफ आ रहा है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है एक साथ, आगे पीछे हो सकते हैं, अलिफ पहले एन बाद में, एन पहले अलिफ बाद में, दोनों ही सूरतों में आ की साउंड आएगी, जो कि अलिफ साउंड देता है जब वो बीच में या आखिर में इस्तेमाल होता है, तो वो वाली साउंड आपकी आएगी। अब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एन एक तरीके से साइलेंट है यहाँ पे, बिकॉज साउंड तो अलिफ के साथ भी वो आ जानी चाहिए, एन के कॉम्बिनेशन के साथ वो आ रही है। तो एक हद तक आप कह सकते हैं कि या तो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो साउंड आ रही है, या अलिफ की साउंड है और एन साथ में है एज अ साइलेंट पार्ट। ठीक है। बट बस ध्यान आपको ये रखना है कि एन से पहले अलिफ है, एन के बाद अलिफ है, आ की साउंड देगा। अब जैसे आदत, आदत मीन्स हैबिट, बहुत कॉमन वर्ड है, हम यूज़ करते हैं, और ये अरबिक ओरिजिन वर्ड है। जब तक नहीं पता था, नॉर्मली हमारा डेली यूज़ का वर्ड है ये, हम करते हैं। बट ये जो आया है ये अरबिक लैंग्वेज से आया। दूसरा है आसाब। हम्म, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर एन
बीच में यूज हो रहा है, एज अ मीडियल यूज हो रहा है, या आखिर में यूज हो रहा है, और उसके ऊपर जबर नहीं लगा हुआ है। ठीक है। विदाउट जबर अगर बीच में आ रहा है, यानी कि अलिफ से कोई भी कॉन्सोनेंट रिप्लेस हो रहा है, कि बे के बाद एन आया और फिर दाल आया, तो और ऊपर जबर नहीं है, तो आ की साउंड आएगी। अगर जबर है तो सिंपल अ की साउंड आएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ ऊपर जबर लगा दूं, तो ये बअद बनेगा। और एन को हमेशा प्रोनाउंस करते हैं, वो बद नहीं कहलाएगा, वो बअद कहलाएगा, तो वो अ की साउंड तो आएगी। जबर नहीं है तो आ की साउंड आएगी, डबल ए की साउंड आएगी, तो ये बाद हो जाएगा। और ये जो बाद है, ये जिसे हम कहते हैं कि बाद में बात करता हूँ, या बाद में मिलेंगे, या इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगा, ये वो वाला बाद है, आफ्टर। और ये भी अरबिक से आया है। और एक बाद हम एन की जगह पे अलिफ लगा करके भी लिख सकते हैं। अगर बे अलिफ और दाल के साथ में बाद लिखता हूं, तो उसका मतलब होता है हवा। बाद अगर आप अलिफ के साथ लिखेंगे तो उसका मतलब होगा हवा। बाद अगर आप एन के साथ लिखेंगे तो उसका मतलब होगा आपका आफ्टर। सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे बाज। यहाँ पे बाज का मतलब है सम या फ्यू, कुछ। ये चिड़िया वाला बाज नहीं है, उसकी भी स्पेलिंग अलग है, उसमें एन नहीं आता। तो उसमें वहाँ पे बाज में अलिफ आएगा और ज्वाद आएगा। नहीं, यहाँ पे ज्वाद है, अलिफ आएगा और जे आएगा। तो वो आपका परिंदे वाला जो बाज होता है वो बनेगा। ये वाला जो बाज है, बे एन और ज्वाद, इसका मतलब है कुछ। अब इसी तरीके से हम किसी भी लेटर के नीचे जब जेर लगाते हैं तो छोटी ई की साउंड आती है। यहाँ पर भी अगर एन के नीचे छोट छोट जबर लगा हुआ है, और जेर जेर लगा हुआ है नीचे, तो छोटी ई की साउंड आएगी। और छोटी ई की साउंड तो ऑटोमेटिकली या खुद से भी आ जाती है। तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि एन साइलेंट है। जिस तरीके से अलिफ के साथ कॉम्बिनेशन के साथ आ की साउंड आ ये रही थी। इंसान, एक इंसान में यही लगेगी, अगर इंसान का इंसान वो लिखने की। स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी अभी। हो सकता है ओके। वो अलिफ के नीचे अगर आप जेर लगाओगे तब भी वही साउंड आएगी, एन के नीचे जेर लगाओगे तब भी वही साउंड आएगी। तो वहाँ पे कौन सी चीज़ आनी है वो अभी स्पेलिंग चेक होगी, मैं देख लूँगा, तो उसमें फिर पता लगेगा कि वहाँ एन आएगा या अलिफ आएगा। मेरे हिसाब से अलिफ आना चाहिए। बट साउंड वही है, अगर आप अलिफ के नीचे जेर लगाएंगे तब भी छोटी ई की साउंड आती है शुरुआत में, अगर अलिफ आ रहा है। और एन के नीचे जेर लगाएंगे तब भी छोटी ई की साउंड आएगी। जैसे कि इत्र, यहाँ पे लिखा है इत्र मीन्स, सबको पता होगा, परफ्यूम। इशरत, इबादत। इबादत मतलब अपना जो भी हम पूजा करते हैं, ये जो करते हैं, प्रार्थना। अब अगर एन के बाद छोटी ये आ रही है, मतलब प्रॉपर आपका लेटर आ रहा है छोटी ये एन के बाद, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आपको बड़ी ई की साउंड मिलेगी। हालांकि सिर्फ छोटी ये केपेबल है आपको बड़ी ई की साउंड देने के लिए, लेकिन कुछ वर्ड्स की वोकेबलरी में एन इंक्लूड होता है। और एन सिर्फ याद रखिएगा अपना अरबिक ओरिजिन के वर्ड्स में ही यूज होगा। तो कोई अगर अरबिक ओरिजिन का वर्ड है जहाँ पे ई की साउंड आ रही है और उसकी स्पेलिंग में एन आ रहा है, और उसके बाद एन के बाद छोटी ए आ रही है,
तो साउंड सिर्फ छोटी ए की आएगी। एक तरीके से एन आपका साइलेंट पार्टनर का काम करेगा। ये एन की खुद की वहाँ पे कोई साउंड नहीं है, क्योंकि जो साउंड है वो छोटी ए की है, और वो इंडिपेंडेंटली भी छोटी ए की साउंड बड़ी ई वाली आ सकती है वहाँ पे। एन को जस्ट एज ऐड किया हुआ है स्पेलिंग के रूप में, कि वो स्पेलिंग में रहता है। बिकॉज जब वो वर्ड्स लोन वर्ड्स अरबिक से आए थे तो विद द स्पेलिंग अडेप्ट किए गए थे। जिस तरीके से उनको अरबिक में लिखा जाता है उसी तरीके से फारसी में लिखा जाता है, उसी तरीके से उर्दू में लिखा जाता है। तो स्पेलिंग में जहाँ एन आता है वहाँ आएगा। तो कई जगह साइलेंट वर्क करता है। बहुत जगह आपने इंग्लिश में भी देखा होगा, बहुत सारे कुछ। अब एग्जाम्पल के तौर पे नाइफ, नाइफ में के आता है शुरुआत में, लेकिन बोला नहीं जाता वो। अगर हम उसको एन से भी लिखेंगे तो नाइफ लिखा जाएगा, NIFE नाइफ, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग में के को रखना होता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, करेक्ट स्पेलिंग में एन को रखना होता है। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो जैसे जैसे हम वर्ड्स समझेंगे, पढ़ेंगे, अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो हमें पता लगते जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अब रुबाई में एन प्लस छोटी ए लगा रखा है। ईद, ईद भी ऐसे ही लिखते हैं। अब एन प्लस छोटी ए उसके बाद दाल, तो बना ईद, जो ईद का त्यौहार होता है, ऐसे लिखा जाता है। ईसवी, ईसवी मतलब जो ईसा पूर्व, या आप कह सकते हैं हम आफ्टर क्राइस्ट जो कहते हैं, उसको ईसवी बोला जाता है। अब अगर एन के ऊपर पेश लगा है तो छोटे ऊ की साउंड आएगी। हालांकि अगर जब किसी भी और कॉन्सोनेंट पे, बे पे, ते पे पेश लगता है, तब भी वहाँ पे उस कॉन्सोनेंट के साथ छोटे ऊ की साउंड आती है। तो यहाँ पे भी एन के ऊपर अगर पेश है तो वहाँ छोटे ऊ की साउंड देगा। जैसे कि उर्स, उनसूर। सिमिलर, अब अगर एन के बाद वाव आ रहा है, वाव अपने आप में बड़े ऊ की साउंड देने की कैपेबिलिटी रखता है। अब यहाँ पे भी सेम, अगर आप देखेंगे पैटर्न फॉलो हो रहा है कि अलिफ के साथ अगर एन आ रहा है तो आ की साउंड, अलिफ अकेले भी यूज होता है तब भी आ की साउंड आती है। एन अगर छोटी ये के साथ आ रहा है तो बड़ी ई की साउंड, हालांकि छोटी ये अकेले भी बड़ी ई की साउंड देती है। इसी तरीके से एन वाव के साथ आ रहा है तो बड़े ऊ की साउंड, और अकेले भी वाव बड़े ऊ की साउंड देता है। तो तीनों जगह पे आप कह सकते हैं एक तरीके से एन इज अ साइलेंट पार्ट। वो साथ में यूज हो रहा है, बट अलग से कोई अपनी कोई साउंड वहाँ पे नहीं दे रहा है। तो आपको प्रोनाउंस एज अ कॉम्बिनेशन इसको बड़े ऊ की साउंड के साथ ऊ करके प्रोनाउंस करना है जब एन के बाद वाव आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऊद या शूर। अब अलिफ के बाद अगर एन आता है, नॉर्मल कंडीशन में तो आ की साउंड आती है, अभी हमने देखा। लेकिन अलिफ के नीचे जेर लगा हुआ हो तो ए की साउंड आएगी, जो कि बड़ी ए वाली साउंड होती है। ए और ए की साउंड, जो बड़ी ए दो साउंड्स देता है, यहाँ पे ए की साउंड आएगी। अगर अलिफ या अलिफ से अलावा अगर कोई और भी कॉन्सोनेंट यूज होता है, मान लीजिए बे यूज हो रहा है, बे के बाद आपका एन आ रहा है, और उससे पहले वाले लेटर बे के नीचे या उससे पहले कोई और भी लेटर आ रहा है, उसके नीचे अगर जेर लगा हुआ है, तो वहाँ पे वो आ की साउंड नहीं देगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से ए की साउंड आएगी। फॉर एग्जाम्पल अलिफ के नीचे जेर और एन है तो ए, और बे के नीचे जेर और फिर एन है
तो साउंड आएगी बे। कि अपनी बे की साउंड तो आएगी आएगी, साथ में फिर नेक्स्ट ए की साउंड उसके साथ ऐड हो जाएगी अगर कोई और कॉन्सोनेंट। अलिफ अगर आ रहा है तब प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ ए की साउंड है। एग्जाम्पल देखते हैं। एजाज। और अब अगर मैं यहाँ से जेर हटा देता, यहाँ पे मान लीजिए कि जेर नहीं है, तब यहाँ पे अलिफ के बाद एन है, जिम है, अलिफ है और जे है। कोई बताएगा क्या प्रोनाउंस होगा? आजाज। आज। आजा। तो जेर से ये फर्क पड़ जाता है कि अगर आ वाल कॉम्बिनेशन के साथ आ वाली साउंड आ रही है और फिर अगर हम जेर लगा दें तो फिर वो आ का ए हो जाएगा, फिर वो एजाज करके एजाज। पढ़ेगी। ठीक है। अब शेर। शेर में भी यही है। अब शिन है, शिन के बाद एन है और रे है, और एन के नीचे जेर लगा हुआ है। सॉरी, शिन के नीचे जेर लगा हुआ है। तो शिन, ये बना शेर। अगर जेर हटा देंगे तो बनेगा शार, क्योंकि अगर एन बीच में आ रहा है और बिना जेर या जबर के आ रहा है तो डबल ए की साउंड देगा। तो जेर ना हो तो बनेगा शार, जेर है तो ये बनेगा शेर। और ये शेर जंगल वाला शेर नहीं है। ये पोएटिक कपलेट जो हम बोलते हैं, पोएटिक वर्स, वो वाला शेर है, शेर व शायरी वाला, जो दर्शन सिंह महाराज जी किया करते थे। ये। अगर जेर नहीं होगा तो शर नहीं बनेगा। हाँ जी। जेर अगर नहीं होगा नीचे तो जेर शार, नहीं है। शार बनेगा, क्योंकि चार। क्योंकि वो अलिफ हाँ। एन जो है आ की साउंड देता है, अगर उसमें जबर और जेर दोनों ना हो तो। मतलब अगर तो जबर अच्छा। हो ऊपर तो आप कह सकते हैं शअर, इसको पढ़ेंगे, अ की साउंड आएगी। जबर नहीं है हम्म। तो शार, और जेर है तो शेर। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब अगर एन है और एन के ऊपर जबर है और उसके बाद बड़ी ये आ रहा है, और ये कॉम्बिनेशन के साथ आपको ए की साउंड आएगी। फॉर एग्जाम्पल शोएब। एन है, एन के ऊपर जबर है और उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है वो आपका बड़ी ए है। हम्म। तो इन कॉम्बिनेशन के साथ ए वाली साउंड आ जाती है, शोएब बन जाए। शोएब नाम है, मुस्लिम्स में नेम होता है बहुत कॉमन, शोएब मलिक, शोएब अख्तर। हम हम्म। बड़ा कॉमनली उसको शोएब कर देते हैं। वो शोएब नहीं है, वो शोएब है। मतलब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शोएब बनेगी। वो बोलते बोलते में शोएब शोएब हो जाता है। तो और इसका मतलब होता है द वन हु शोज द राइट पाथ, जो सही रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाने वाला, उसको शोएब बोलते हैं। और अगर अलिफ है और एन है और ऊपर एन के ऊपर पेश है, या एन की जगह पे कोई दूसरा लेटर है और उसके ऊपर पेश है और उसके बाद एन आ रहा है, तो वो ओ की साउंड आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बोध। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो एक पहले भी वर्ड आया था, अभी मैंने करवाया आफ्टर के लिए यूज हुआ था, बाद। उसमें और इसमें सिर्फ पेश का फर्क है कि बे के ऊपर पेश है और फिर एन आ रहा है, तो एन को हम
ओ की तरह लेंगे तो बना बो। और अगर पेश ना होता तो एन को हम आ की तरह लेते तो बनता बा। तो बाद मतलब आफ्टर, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेम स्पेलिंग है बट बे के ऊपर पेश है, बोध। और इसका मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी। इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है रॉब। अब ये रे के ऊपर पेश है और फिर एन है और बे है। रॉब हम बोलते हैं, बहुत कॉमन यूज होता है कि उसका बहुत रॉब है, यानी कि उसका डर है, फियर। फियर को रॉब बोला जाता है। और अब ये आखिरी है, एन के ऊपर जबर है और बाद में वाव आ रहा है। तो एन के ऊपर वैसे अगर एन के बाद वाव आए तो कौन सी साउंड आएगी? कौन बताएगा? ओ। ऊ की ऊ की साउंड आएगी अच्छा। एन के बाद ओके वाव ओके। की। ऊपर बड़े जबर ओके। होने से ओ की साउंड हो जाती। एग्जाम्पल के तौर पे औरत, बहुत हम्म। कॉमनली यूज होता है ये, औरत मर्द। लेकिन जो औरत वर्ड है वो अरबिक वर्ड है, एन से लिखा जाता है। तो इसी लिहाज से आप समझ सकते हैं कि अरबी लैंग्वेज हमारे कल्चर में कितनी डीप मतलब है। मतलब ऊपर ऊपर से ऐसे नहीं कि इसको आप फॉरेन लैंग्वेज कह दें। और क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हम 20-30% की हमारी वोकेबलरी या तो डायरेक्टली उन्हीं वर्ड से है या उन्हीं वर्ड्स को हमने डिस्टोर्ट करके अपने वर्ड्स बना रखे। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी आज की लोकल लैंग्वेज जो हिंदी हम बोलते हैं उसमें अरबिक का। अब अगर करने हैं तो हम कुछ वर्ड फॉर्मेशंस एन के साथ भी ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम वर्ड फॉर्मेशंस घेन की लेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सुरेंद्र जी पहले वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। एक मिनट। आप आबद। आबद, जी एकदम सही। आबद या आबिद हो सकता है। आबद। हाँ। बेसिकली आबिद है बट बे के नीचे जेर आना चाहिए था, नहीं हम्म। लगाया, तो आप इसको आबद भी पढ़ सकते हैं। हम्म। लेकिन जब आपको पता है कि आबिद इस तरीके से लिखते हैं तो अब अगली बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ आबिद है, क्योंकि आबिद एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, आबद वर्ड नहीं है। तो जो जिनको नॉलेज है वो इसको आबिद ही पढ़ते हैं, क्योंकि जबर जेर पेश सेल्फ इम्प्लाइड होता है। मान के चलते हैं कि कॉमन है, कि नहीं भी लगा होगा तो पहचान हो जाएगी, जो इस चीज़ में एक्सपीरियंस हो चुका है जिनको। कविता जी ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। हाँ। इबादत। जी जी, इबादत आपने एकदम सही पढ़ा। लिखा यहाँ पे अबादत हुआ है बट एन के नीचे जेर आना चाहिए, वो इबादत साउंड करेगा। बट यहाँ लगाया नहीं लिखने में, बट पढ़ेंगे हम इसको इबादत ही, कि लगा हो या ना लगा हो। तो वेल डन, बिकॉज ये कॉमन था, ये वी आर यूज टू इट कि हम इबादत वर्ड को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में यूज करते हैं। प्रेरणा सिंह जी ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। सर इबादत ही लिखा है। नहीं नहीं, तो है। इबारत। इबारत लिखा है। हम्म। वहाँ पे रे है। दोनों को आप ध्यान से देखें, रे और दाल में बहुत
माइन्यूट डिफरेंस है लेकिन है। ठीक है, तो वो डिफरेंस हमेशा याद रखना आप, क्योंकि कंफ्यूजन यही होती है। दाल और रे में कई बार कंफ्यूजन होगी आपको, बट यस मेक सर। श्योर करना है कि आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते जाएंगे, कई बार आइज हमारी लेटर मिस कर देती है, तो वहाँ पे फिर वो गलत हो जाएगा। ओके सर। हम्म। कनिका जी, ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। हाँ जी। हाँ, इबरत जी, एकदम सही। अक्षय जी, ये वाला बताइए क्या लिखा है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। सर ये इशरत लिखा है। काम करे। इशरत जी, एकदम सही। जी। सोनाली असरानी जी, हाँ, ये वाला बताइए। किताब। इताब जी, एकदम सही। संध्या जी, ये वाला बताइए। संध्या जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं कर रहा हाँ, भारती जी, आप बता दीजिए क्या लिखा है। हूँ। हाँ जी। अदद। अदद अदद। जी, जी, एकदम सही। हाँ, कोमल जी, ये वाला बताइए। इदा। इरावत। नहीं, नहीं, दोबारा अदावत। पढ़िए। इदावत। नहीं, नहीं, इदावत। ई तो है ही नहीं। की साउंड। अदावत। 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 अदावत जी। दावत। हाँ, रश्मिता जी, ये वाला बताइए। अरब। अरब जी, एकदम सही। सविता जी। सर मैं ना सिर्फ सुन पा रही हूँ, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है तो मेरा ध्यान नहीं जा रहा। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाकी समझ आ रही है ना क्लास आपको। मुझे समझ सुना तो मैंने सब है, लेकिन एक्चुअली मैं देख भी नहीं पा रही ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। ओके, फिर भी ओके। कोशिश करती हूँ, मैं चश्मा देखते ही मिलते ही मैं करती हूँ। कोई नहीं, ढूंढ ई लीजिए चश्मा। ई तो आ गया। ई ई हाँ, ई हाँ। र है। ई ई र है। है, ऊपर वो तशदीद है तो नहीं, न उसके हो ऊपर एक गया। नुक्ता भी है, अगर आप देखें। नुक्ता तो न का नुक्ता हो गया। नहीं, नहीं, ना का नहीं है। ज रे ज ग्रुप में ही नुक्ता लगा हुआ है, तो रे ग्रुप में कौन सा लेटर है जिस पर नुक्ता लगता रे है। में जे जे आता है, जे में नुक्ता ज आता है। ज ज जा। तो इजाजत तो नहीं है सर। नहीं, 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 ऊपर तजदीद है। तजदीद क्या काम करती है। डबल डबल वर्ड करती है ना, हाँ, हाँ, जैसे हाँ, तो अब्बा। डबल हो जाएगा। अलिफ तो आएगा नहीं उसमें, अलिफ नहीं है। और लास्ट वाला कौन सा है। लास्ट वाला त है सर, त। क्या बना। तो इज्जत। इज्जत, इज्जत जी। ठीक है इज्जत जी। वर्ड हम बड़ा यूज करते हैं रिस्पेक्ट के लिए, और ये भी अरबिक ओरिजिन है। ठीक है। कमलजीत जी, ये वाला बताइए। कमलजीत जी। सर ट्राई कर रही हूँ। सॉरी सर, नहीं। पहले वाला लेटर लेटर बाय लेटर करके देखिए। एन। एन फिर हाँ, हाँ, सर। हाँ जी। हाँ, सेकंड लेटर कौन सा है? रे। रे है सर। अभी हमने इज्जत में वो वर्ड, इज्जत में देखा था ना, वो लेटर सेम है। ज है, ज।
नॉर्मल रे में अगर आप कभी भी देखें ऊपर की तरफ में इस तरीके का नुक्ता है तो हाँ जी। मान लीजिएगा कि वो ज है। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे कौन सा लेटर है, थर्ड फोर्थ? थर्ड सर। थर्ड लेटर कौन छोटी सा है है, बस ये बता दीजिए। छोटी है सर। जी जी हाँ, छोटी है। और फिर रे। रे का ऊपर फिर नुक्ता लगा हुआ है नहीं तो नहीं, हाँ जी। अजीज, अजीज लिखा है ये। अजीज। एन के बाद जे, फिर छोटी ये, फिर जे। तो कई बार जे इस तरीके से भी लिखा जाता है, कई बार जे इस तरीके से भी लिखा जाता है। बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब अगर जैसे एन के साथ आया तो ऐसे नीचे रे गिर गया, लेकिन अब यहाँ पे ये ऐसे लिया, दो नुक्तों के लिए स्पेस बनाया और फिर ऐसे किया, यहाँ निकाल दिया। तो ये लाइन छोटी भी हो सकती है, ठीक है, रे की। तो ये जो रे की लाइन है ये छोटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। वो थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए उस तरीके से बना देते हैं। बाकी अगर आप कॉमनली एक लाइन में लिखें हैं तो इसको इजीली ऐसे और फिर ऐसे लिख सकते हैं। अजीज, अजीज मतलब कोई अगर प्यारा होता है। ज पे नुक्ते नहीं लगाए ना। हाँ, ज पे नुक्ते लगा दो, हाँ। हम्म, ठीक है, बिना नुक्तों के तो ये बनेगा अरीर। अरे हाँ जी। ठीक है, बाकी बस मेक श्योर कीजिए कि अगर लंबा भी आ रहा है कोई नहीं, छोटा भी आ रहा है कोई नहीं, बस लाइन अगर डायगनली है, नीचे की तरफ गिर रही है सीधी, तो वो रे ग्रुप का होगा। लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन ऑल्सो, कि किस तरीके से डिज़ाइन बना के लोग लिख रहे हैं। लोग जैसे अब खत्ताती करते हैं या मतलब कैलीग्राफी करते हैं तो बहुत ही अलग अलग टाइप से आपको वो रे को थोड़ा सा मोड़ भी देंगे, ऐसा टेढ़ा भी कर देंगे, ऐसे करके भी आएगा। बट वो पता लग जाता है कि लाइन है, नीचे की तरफ गिर रही है, हल्की सी अगर कर्व भी है या सीधी भी है, वो पता लग जाता है कि रे है। और कोई ऐसा लेटर नहीं है जिसकी लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे। आप ज़्यादातर देख पा रहे होंगे कि एन के बाद अगर जैसे रे ग्रुप या जे या रे जॉइंट हो रहा है तो इस तरीके से डिज़ाइन सा बना रहा है, सिमिलर एक तरीके से डिज़ाइन बन रहे हैं। नीता जी ये वाला बताइए क्या लिखा है। ओके। हाँ जी। जी जी, मैं ट्राई करूँगी। जो आद है ना। वही जो आद है वाह, है अ, अर अरज। अर्ज, हाँ, अर्ज हाँ, अर्ज। कहते हैं ना, अर्ज किया है, जी जी, या कोई प्रार्थना। अर्ज करना, हाँ, प्रार्थना, या अर्जी देनी, एप्लीकेशन देनी को कहते हैं ना कि मैंने अर्जी लगाई है, हो जाएगा। तो अगर हम कोर्ट में भी अर्जी दे रहे हैं, या हम भगवान से भी अर्ज कर रहे हैं, या हम शेरो शायरी में भी कहते हैं कि अर्ज किया है, तो वो वाला जी। अर्ज है। दिशा जी ये वाला बताइए क्या लिखा है। सर ये वाव है ना के बाद? जी, औरत। औरत, जी। एन के बाद वाव आएगा, बस वो रूल पता होना चाहिए कि वो साउंड आएगी ओ की। सर ऊपर वो लगा नहीं है, ऑफ के ऊपर मतलब लगाने के लिए। वही मैं भी कह रही थी कि वो नहीं लगाया जैसे आपने बताया था, पर आपने कहा था हो भी सकता है नहीं भी। हाँ, वो हाँ। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो तो। बस आपको एक बार जब आप पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट से, वर्ड का मीनिंग, वर्ड का
प्रोनाउंसिएशन पता लग जाता है कि ओवरऑल वर्ड क्या बन रहा है, कि वर्ड से पहले क्या है, वर्ड के बाद क्या है, सारे लेटर्स का ग्रुप बना करके क्या वर्ड बनेगा, उसकी क्या साउंड बेटर आएगी। तो अगर आप इसको उरत पढ़ते तो लिखा तो वही है, क्योंकि ऊपर लगाया नहीं गया वो आ, आपका पेश, तो वो ओ वाली साउंड उसके साथ आती, लेकिन वहाँ वो सेल्फ इम्प्लाइड है कि वहाँ पे लिखा नहीं है, इंटेंशन औरत लिखने की ही है वहाँ पे, पर उन्होंने पेश मिस कर दिया। तो आप इसको पढ़ेंगे औरत ही, क्योंकि ओ की साउंड आ रही है, फिर र आ रहा है, फिर त आ रहा है। उरत कोई वर्ड बनता नहीं है, उरत का कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन औरत का मतलब है, और जब हमें पता है कि औरत एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, और उरत और औरत में हमारे पास ऑप्शन है, तो हम औरत इसको पढ़ेंगे, ना कि उरत पढ़ेंगे। बट कुछ ऐसी जगह जहां आपको मालूम नहीं है, और फिर आप आ, बस जो आपके सामने लिखा है उसी को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तब भी वो सही है। मान लीजिए अगर ना पता हो हमें कि औरत नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है, हमारे लिए नया वर्ड है, और हम उसको पहली बार सुन रहे हैं, और हम रूल के हिसाब से चलें, तो एज अ बिगिनर, एज अ न्यू पर्सन आप इसको उरत ही पढ़ेंगे। लेकिन हमें पता है कि औरत एक वर्ड होता है, और इसको औरत ही पढ़ना करेक्ट रहेगा, और वहाँ पेश आना चाहिए था जो कि मिस हो गया। ठीक है, तो ज़बर ज़ेर पेश इस तरीके से आइडेंटिफाई हो जाते हैं जब आपको वर्ड्स का पता होता है, तो आपको क्लियर हो जाती है विद द ऑल द थिंग कि हाँ कॉन्टेक्चुअली ये वर्ड होना चाहिए और इसकी ये साउंड होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा करके बन जाती है बात। तो यहाँ पे ये औरत ही लिखा हुआ है, बट वो मिस कर दिया। तो किसी नए वर्ड में अगर आप गलत भी प्रोनाउंस करेंगे, जब तक आपको पता ही नहीं है सही प्रोनाउंसिएशन, तो फिर वो आपके लिए वहाँ पे रूल के हिसाब से सही है, क्योंकि जो रूल्स हैं आप उसको फॉलो कर रहे हैं। भावना जी, ये वाला बताइए क्या लिखा है। भावना शर्मा जी। मैं बताऊं? नहीं नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए। आ, भावना जी हैं। मोहित जी आप बता दीजिए। मोहित नंदा जी। सर मैं ट्राई कर एक मैं सेकेंड। बताऊं सर? नहीं नहीं, आप रुकिए एक सेकेंड। गुंजन, गुंजन पंजाबी जी। जो लोग रह गए हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अजाब। हाँ जी। अजाब गुंजन। पनिशमेंट। अजाब, जी जी जी। एन है, ऊपर जबर, और फिर जे, अलिफ और बे, अजाब। अजाब बोला जाता है पनिशमेंट को। मन्ना जी, ये वाला बताइए। Course. उर्स, एकदम सही। Sorry, I'm late. नहीं नहीं, नो वरीज। तो अभी भावना जी और मोहित जी रह गए हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अगले वाले जो दो वर्ड्स होंगे, वो शुरुआत आपसे होगी, तो प्लीज़ आप टाइमली अनम्यूट कर लीजिएगा। और शायद संध्या जी भी रह गई हैं। एंड I'm traveling, Abhijit. I'm ओके, traveling, that's why नहीं sound नहीं, is कोई not बात नहीं clear. नहीं, कोई बात नहीं। फिर रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड चिल्ड्रन सत्संग के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है, आपका क्या नाम है? Sorry, sir. I just joined after nine lessons, so I don't know. Just joined now. ओके, व्हाट इज़ योर नेम? Rajni, ओके रजनी जी, नो वरीज नो वरीज। because I have to actually listen others
lessons too first. Yeah, true. No worries. Thank you. If you required any extra classes to cover the previous ones, you can connect with me. Thank you so much. Anytime. Thank you. तो नेक्स्ट है आपका गेन, और गेन जो है आपको ग की साउंड देता है, मतलब ग के बाद हल्की सी ह की साउंड आती है, ह। एक्सक्यूज और मी हाँ जी, बताइए। सर, जो इसकी गेन की शॉर्ट फॉर्म होती है वो सेम एन जैसी होती है सारी, सब लेकिन सेम है, सब सेम है। बस ऊपर एक नुक्ता आएगा, एन पे नुक्ता नहीं होता, और गेन पे एक नुक्ता है ऊपर की तरफ। ठीक ओके है, सर, थैंक यू। जी जी। तो अगर तो ऊपर नुक्ता आपको दिखे तो समझ जाइए वो गेन है, एन नहीं है। दोनों ओके। सेम ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और ये घ की साउंड देता है। एन में हमें बहुत सारी साउंड्स का ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ एक साउंड है ग की, नॉट ग। वो गगन, गुलाब, वो वाला ग नहीं है, ग है। जैसे गालिब, गुलाम, तो वो ग में हल्का सा ह का टच आता है। अब यहाँ पे डिफरेंस भी दिखा रखा है कि जो गाफ एक लेटर है, गाफ करवाया था मैंने शुरुआत में, अभी गाफ और काफ हमने करने हैं आने वाली क्लास में। उसके साथ हम अगर लिखते हैं और गुल लिखते हैं गाफ के साथ, उसका मतलब होता है फ्लावर। लेकिन गुल अगर हम गेन के साथ लिखेंगे तो उसका मतलब होगा शोर, नॉइज। तो सेम साउंड वाले, मतलब सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स गाफ के साथ और घेन के साथ, हल्का सा साउंड का डिफरेंस तो आएगा ग और ग में, लेकिन थोड़े से सिमिलर लगते हैं, लेकिन मीनिंग्स अलग होते हैं। अब अगर हम नागा लिखते हैं घेन के साथ, उसका मतलब होता है एब्सेंस, कि हमने नागा कर दिया, एक दिन का नागा हो गया। और नागा अगर होता है गाफ के साथ, मतलब नागालैंड का रहने वाला, तो वो नागा अलग हो गया, वो नागा अलग हो। तो अब हम घेन के कुछ वर्ड्स फॉर्मेशंस देख लेते हैं। मोहित जी, प्लीज अनम्यूट करेंगे अपने आप को, इफ यू आर अवेलेबल। भावना जी, मोहित जी। नहीं तो सविता जी आप बता दीजिए फिर, चलो कोई नहीं। हाँ, पहले वाला लेटर, पहले वाला वर्ड कौन सा है? सर गार है, गार। गार, जी। गेन है, Yeah. अलिफ है, रे है, गार। सोनाली जी, ये वाला बताइए। गारत, गारत, भारत, जी। सुरेंद्र जी। हाँ जी, एक मिनट, ये है गबन। नो नो, गबन नहीं बोलेंगे, गबन। हम्म, हल्की सी थ्रोट से साउंड आएगी, हाँ की, गबन। ग- हाँ, गबन। गबन। ओके। ठीक है, मतलब प्रॉपरली जी नहीं है वो, प्रॉपर ग नहीं है, गमले वाला ग हम्म नहीं है, थोड़ा सा हा की हम्म साउंड मिक्स है, गबन। ठीक है। ओके। हम्म। नीता जी, ये वाला बताइए। गौबत, हाँ जी। गुबार, गौबात आई थिंक, है ना? गुबार, नहीं, गुबार है। गुबार, गुबार। गुबार, हाँ। हाँ, गुब्बारा भी इसी से ही बनेगा, हाँ, मतलब अलिफ जोड़ देंगे तो वो गुब्बारा हो जाएगा। कहाँ गुबार पर? और गुब्बारा दोनों वर्ड जो हैं आपका अच्छा, ठीक है, र अरबी। के बाद जोड़ देंगे। तो दोनों अरबी के ही वर्ड हैं। हाँ, कनिका जी, ये वाला बताइए।
गुब्बारा। गुब्बारा, ये एकदम सही। अब इसमें अलिफ नहीं जुड़ेगा रे के बाद, छोटी है जुड़ेगा। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैंने पहली क्लासेस में बताया था कि आपको जब आखिर में छोटी है आता है और आ दोनों की साउंड्स देता है, तो यहाँ पे आ की साउंड के लिए छोटी है लगा रखा तो है आपने यहाँ पे। अभी अलिफ बोला, वो क्या और ये नहीं नहीं, क्या? वो अलिफ नहीं, वो छोट गलती से अलिफ बोल दिया था। जी। छोटी है ही लगेगा, गुब्बारा। हाँ जी। तो देखो, सारी स्पेलिंग्स तो मेरे को भी याद नहीं है, नहीं, हम जस्ट देखना पूछ पड़ता है। रहे हैं कि हमें पता नहीं है ना, तो हाँ। फिर अभी लग नहीं रहा है कि हम लोग जो इनिशियली लिखते थे वो वर्ड तो बिल्कुल ही अलग होता है। नहीं नहीं, वो शुरुआत में चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शुरुआत में आप अपने लिए लिख रहे हो, किसी के लिए नहीं लिख रहे हो आप, खुद की प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हो। तो जो होमवर्क धीरे किए थे धीरे, वो बिल्कुल हाँ, डिफरेंट। वो जो परफेक्ट परफेक्टनेस जो आती है, परफेक्शन, वो धीरे धीरे मतलब आपका आता है। शुरुआत में तो गलतियां कॉमन है, गलतियां नहीं करोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। तो शुरुआत में चलती हैं चीज़ें, कोई दिक्कत। हाँ, कोमल जी, ये वाला बताइए क्या लिखा है। गुद्दाद। गदा। गदा। गद्दार, गद्दार। दा। गद्दार, जो आपका नॉर्मल वर्ड है, गद्दार हम बोलते हैं ना कि गद्दार है ये, देश का गद्दार। गदा। हम्म। एक मिनट सर, ये तो सेम ही लग रहे हैं दोनों। तो द और र तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। देखिए बताता हूँ, द और र का डिफरेंस। जैसे गर अगर मेरे को गुब्बारा। घर लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, ठीक है। ये डिफरेंस है र में और द में। द जो है वो ऊपर जाता है, ठीक है, आप देख पा रहे हो। जी जी। ये ग के बाद द है, वो ग के बाद र है। रे हाँ कभी जी। भी आता है ना, ऊपर की तरफ ऐसे नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। और इसी को ही अगर आप, अब अगर मैंने ऐसे लिख दिया नॉर्मली तो ये रे है, लेकिन जब ये अगर पीछे से कनेक्ट हो रहा है तो ये दाल है, ठीक है। अगर प्रीवियस लेटर के साथ कनेक्ट होके आ रहा है और ऐसी शेप बन रही है, दैट मीन्स दाल। और सिंपल ऐसे देखिए देर हो इंडिपेंडेंटली गई। लिखा हुआ आ रहा है, नॉन कनेक्टर के बाद आ रहा है, तो वो है रे। सेम शेप अगर नॉन कनेक्टर के बाद आ रही है, जैसे अलिफ के बाद आया, ठीक है, तो वो रे है। और ऐसी शेप अगर बन रही है कि आप कनेक्ट कर रहे हो और ऐसी शेप बन रही है, तो वो दाल है, क्योंकि आपकी चोंच बन रही है, थोड़ी सी चोंच ऊपर की तरफ आ रही है। रे की ना कभी भी जब कनेक्ट करता है तो चोंच ऊपर नहीं जाती, वो डायरेक्टली नीचे गिर जाता है, डिफरेंस आ जाता है जब ठीक है। रे कनेक्ट करे। रे कनेक्ट ना करे तो फिर वो ऐसे लिखा जाता है। और दाल जब हम्म। कनेक्ट करे तो कई जगह पे कुछ वर्ड्स के साथ कनेक्ट होने के बाद लगता है कि वो रे जैसा है, लेकिन डिफरेंस आपको वहाँ मतलब पता लग जाएगा कि कनेक्टेड है, प्रीवियस वाले से कनेक्टेड है और फिर ऐसी शेप है तो मतलब दाल की शेप है। और कनेक्टेड नहीं है, नॉन कनेक्टर के बाद ऐसी शेप है आइसोलेटेड, तो वो रे की शेप। तो यहाँ ठीक पे है अगर सर। आप देखें, सेम शेप है। हम्म। ये वाली शेप आपकी आई है गेन के साथ कनेक्ट करने के बाद, जी। ठीक है, तो वो दाल है वहां पे। ये जो शेप आई है अलिफ के बाद रे, आइसोलेटेड है, देख सिमिलर रहे हैं, लेकिन अगर रे कनेक्ट होता गेन के साथ तो ऐसे करके यहाँ ये ऊपर ये पिरामिड से हम्म। टाइप नहीं बनता, डायरेक्टली वो नीचे से ही लकीर चली जाती, ठीक है सर। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ दे दाल है और लास्ट में रे, गद्दार। हाँ, सुरेंद्र जी, ये वाला बताइए क्या लिखा है।
एक मिनट, ये है गदर। गदर, जी एकदम सही। मन्ना जी ये वाला बताइए। गरज। गर्ज गरज। गर्ज गर्ज हम बोल सकते थे अगर रे पे जबर ना हो। ओके किसी भी लेटर पे अगर जबर है तो फिर उसको एकदम फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, ओके प्रॉपर उसको पॉज दे के बोलना। तो गर्ज गरज। गर्ज हाँ, गर्ज जबर ना हो तो आप गर्ज भी बोल सकते ओके हो। तो हल्का थैंक सा मतलब वो आ वाली ट्यूनिंग आ जाती है। हाँ थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि उसको वक्त मिल जाता है बोलने के लिए कि ओके प्रॉपरली प्रोनाउंस करके फिर आगे बढ़ें आराम से। तो गरज। गर्ज थैंक यू हाँ, रश्मिता जी ये वाला बताइए। गजब। गजब, वो ज्वाद है वहां पे, तो जी जी जी। गजब। गजब भी बहुत कॉमन यूज होता है, किसी को कोई बताएगा मीनिंग क्या है गजब का? बड़ी गजब बढ़िया। की बात है। बढ़िया है। हाँ वही हम यूज करते हैं ना, बड़ा कॉमन यूज करते हैं। ये भी आप क्या ये भी अरबी से आया है। हैरानी वाली बात। हाँ, रानी आप करिए। कोमल जी ये वाला बताइए क्या लिखा है। गैर। गैर। गैर मतलब हाँ, जो कि अपना नहीं है, उसको हम अलग गैर से। कह देते हैं। हाँ अलग। जी। कविता जी ये वाला बताइए। गैर गैरत। गैरत गैरत। अक्षय जी ये वाला बताइए। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। सर ये घिन लिखा है, सॉरी, ये घ, तो ये छोटी ये है। जी जी, छोटी से पहले भी एक नुक्ता है। ने, ना, हाँ, नून के लिए जी जी। गनी। करनी। गनी गनी। ओके। कमलजीत जी ये वाला बताइए। गौर। गौर, जी एकदम सही। कहते हैं ना गौर से देखिए, तो वही वाला है ये, गौर से देखिए। मतलब फोकस या नजदीक से या ध्यान से, या बात पे गौर करिए। सर ये गूर क्यों नहीं हुआ? देखिए वाव आपका ना तीन साउंड्स दे सकता है, व की, ओ की और ऊ की। यहाँ पे आप सही कह रहे हैं, ये गवर भी हो सकता है, ये गौर भी हो सकता है, ये हूर भी हो सकता है। लेकिन गवर और घूर की कोई मीनिंग नहीं है। गौर का मीनिंग है, कॉमन है वो। अगर जहाँ पे कोई एक लेटर आपको मल्टीपल साउंड्स दे रहा है, तीनों साउंड्स चारों साउंड्स उसकी लगा करके दे रहे हैं, क्या साउंड्स फिट बैठ रही है, किस साउंड के साथ वर्ड बन रहा है, ज़्यादा बेटर प्रोनाउंस कर रहा है, ऑब्वियस है कि वो वाली साउंड होगी। तो यहाँ पे ये गौर है। ठीक है। ओके सर। हम्म, कौन रह गया? हाँ, प्रेरणा जी आप बताइए ये वाला क्या लिखा है। सर गुर्बत। गुर्बत, जी। गुर्बत कहते हैं गरीबी को, पुअरनेस। हाँ, भारती जी ये वाला बताइए। हेलो हाँ सर, जी, आवाज आ रही? आ रही बताइए। गरीब। गरीब, तो गरीब वर्ड भी अरबी से आया है।
और अमीर भी अरबी से है। अमीर गरीब दोनों अरबी का वर्ड है। हाँ सविता जी ये वाला बताइए। सर ग ग र और ग र नहीं है। ज च ग ग च गच्चा। सर गजल ग गजल गजल है। ज है अच्छा गजल। गजल। सर ये अलिफ नहीं है, नहीं लाम लाम। है। लाम है। ये शायद अभी गजल। कराया नहीं। मतलब शुरुआत में तो बताया था मैंने लाम के बारे में, लेकिन अभी हाँ लाम और मीम के वर्ड उस पे हमने पहुंचना है, अभी हम आए नहीं है। ठीक। तो अलिफ हो गया सीधी लकीर, लाम हो गया ऐसे हुक बन जाता है, या जैसे प्रॉपर जो इंग्लिश का जे लिखते हैं वैसा बन जाता है। जी सर। ठीक है, ये गजल। लाम। और अगर आप कहीं लाम बीच में भी देखें तो अलिफ और लाम में फर्क क्या रहता है। जैसे मैंने लिखा रात, रे अलिफ और ते, ठीक है। और अगर मैंने लिखा रलत तो बनेगा ऐसे ही। ठीक है अब हाँ सर। वो ए अलिफ जो है वो अपने नॉन आगे वाले के कनेक्टेड। साथ नहीं कनेक्ट करता, नॉन कनेक्टर है। लेकिन लाम कनेक्टर है, तो वो इस तरीके से कनेक्ट कर जाता है। जहां भी आपको अलिफ जैसी डंडी दिखे और उसके बाद वाला लेटर कनेक्टेड दिखे उसके साथ, तो समझ जाइए वहाँ अलिफ नहीं है, वहाँ पे लाम है लाम। और ला की साउंड देगा। ठीक है सर। ठीक है। और आखिरी में तो फर्क आ ही रहा है कि वो जे बन जाता है और अलिफ अलिफ जैसा ही रहता है। ठीक है। सर नाम तो का शॉर्ट फॉर्म भी ऐसे ही लिखते हैं क्या, सेम? शॉर्ट फॉर्म में तो बताया, अगर हम लत लिख रहे हैं तो ऐसे ही बनेगा ना, ला और त लत। अत तो लिखेंगे तो अलिफ और ते गैप मतलब आएगा। शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म उसका सेम ही है दोनों का? नहीं सर मतलब नाम का। हल्का सा आप कह सकते हैं कि पूरा जे नहीं बनता, आप उसको बस कनेक्ट कर देते हैं, लकीर ली, हल्का सा टेढ़ा किया, अगला लेटर ज्वाइंट कर दिया। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो वो बस है अलिफ जैसा ही, मतलब वो ज्वाइंट हो जाता है। लेकिन अलिफ ज्वाइंट नहीं होगा, अलिफ में गैप आएगा। जैसे मैंने अब लिखा, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट मार दूं तो ये लब हो जाएगा। तो अब और लब में बस ज्वाइंट का फर्क। ठीक है। ओके सर। हाँ कितना बचा है देख लेते हैं ना। वक्त भी हो चला है, आखिरी के 8 लेटर बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। दिशा जी बताइए क्या लिखा हुआ है। गाजा। नहीं, ध्यान से पढ़िए। नीचे जेर भी है। हाँ, ए हो जाएगा ना सर वो, गे। हाँ गिज गिजा। गिजा या गेजा। गिजा गिजा, वो हल्की सी नीचे साउंड देखा ही आएगी। नहीं। हाँ गिजा हो गिजा गिजा भोजन को कहते हैं। गज गजा कहते हैं भोजन को। ये गिजा क्यों लिखा है, कुछ और मीनिंग होगा गिजा का, बट हाँ गजा कहते हैं भोजन को। और पर्शियन वर्ड है गजा। अच्छा। गजाखोरी मतलब खाना खाना, हम्म, खुराक वर्ड भी वहीं से ही आया। खुरीदन आपका वर्ब हो जाता है पर्शियन में। तो गजाखोरी प्रॉपर फ्रेज है, टू ईट फूड। हम्म। हाँ रश्मिता जी ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है।
गु गु फर्स्ट गु, फिर ख, फिर छ। नहीं, ख नहीं है, ख नून नून है नून। नून है वहाँ। तो गुण गुण छी गुंच 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 गूंचे गूंचे गुंच। और गुंचा। आधा ना की साउंड आएगी। नून गुना यूज हुआ है वहाँ। तो सर गुंच गूंचे। गुंचे। वो छोटी हे भी आ रही है ना आखिर में, तो गूंचा या गूंचे दोनों वो यूज हो सकता है। ओके। ये तो छोटी है, समझ ही नहीं आया। ये हल्का सा, ये जो जी आप देख रहे हैं ना, कर्व आ रहा है आया आखिर में। इसलिए समझ। देखिए, अगर तो आखिर में चे होता तो पूरा बन जाता। जी जी। यहाँ पे हल्का सा चे है और उसके बाद ऐसे लकीर को खींच दिया गया है, तो चे तो आपका यहाँ पे इतने में खत्म हो गया ना। तो ये बाद का जो ये ऐसे कर्व आ रही है लाइन, ये आपकी छोटी हे काउंट होती है। छोटी हे अगर तो कनेक्ट हो रही है तो इस तरीके से ऐसे लाइन बन के आती है, लेकिन अगर छोटी हे से पहले अलिफ है या वाव है या कोई और नॉन कनेक्टर है, तो वो फिर वो ऐसे गोला बन के आती है। ठीक है, तो नॉन कनेक्टर के साथ ये रहता है, गोला बन जाता है, और कनेक्टर होता है सेकंड लास्ट, तो फिर ऐसे हल्की सी कर्व लाइन आ जाती है। आप इसको गूंचे या गूंचा दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हे और आ की दोनों की साउंड देता है और दोनों वर्ड्स के मीनिंग हैं। तो लिटरली सेम ही मीनिंग है, गूंचा भी और गूंचे भी। फारसी में क्योंकि आ नहीं पढ़ते, हे ही पढ़ते हैं, तो अगर आप अगर पर्शियन रीडर है कोई तो उसको वो गूंचा पढ़ेगा, कोई अगर उर्दू रीडर है तो उसको वो गूंचा पढ़ेगा, और बोथ हैव द सेम मीनिंग। हाँ, कनिका जी ये वाला बताइए। दुआ। दुआ जी। कविता जी ये वाला बताइए। दु दु राया रे रेआया रे रे आया रियाया। रियाया रिआया जहाँ तक मेरा ख्याल है, पब्लिक को बोलते हैं। रिजीम सिटीजन रिजीम को बोला जाता है। हम्म, कितने राजा की साम्राज्य को। रिजीम रियासत, हाँ रियासत वहीं से आया। हाँ, वही रियासत यहाँ से राज बनी है। यहाँ पे दिखा नहीं रहा चलो कोई नहीं। वैसे मतलब वही बनता है, रियाया या रियासत से ही डिराइव हुआ इन है। इंग्लिश इज रिजीम। हाँ, रिजीम। हाँ, मन्ना जी ये वाला बताइए। सायत अ की साउंड है, साअत। सात अगर सात हाँ, साअत, सात। क्योंकि जबर है ना, ऊपर हाँ जबर। या ओके अगर तो एन पे जबर ना होता तो अलिफ के बाद एन एज अ सिंगल यूनिट सिंगल कॉम्बिनेशन वर्क करता है, तो बनता आ, तो आप इसको पढ़ सकते थे सात। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एन के ऊपर जबर है तो सा अलग हो गया, और आ के बाद अ की साउंड अलग से आ रही है, क्योंकि ओके ऊपर जबर है। तो कभी भी दो वोवल्स जब एक साथ आते हैं, आ के बाद अ आ रहा है या ई के बाद अ आ रहा है, तो और एन के मतलब उसमें केस में हमेशा आप उसको अलग से प्रॉपर प्रोनाउंस करोगे। ओके ठीक है, ओवर राइट नहीं करोगे, तो ये सात नहीं पढ़ा जाएगा, सा अत पढ़ा जाएगा। तो इसको अ की साउंड प्रॉपरली देनी है, तो थोड़ा ओके सा पॉज दे के अत, सा ओके अत। ओके थैंक यू। व्हाट्स द मीनिंग प्लीज? साअत
मेरे हिसाब से आवर को बोलते हैं। ओ साअत मीन्स आवर। Okay. Amplitude because of the day. Okay. Something large. नहीं नहीं, वो स्पेलिंग अलग है। Oh, हाँ, ये साअत वो अलग था, उसमें अलिफ नहीं आ रहा था, वो डायरेक्टली एन के साथ साअत था। okay. दैट मीन्स लाइक, Time. दिस Yes. मीन्स टाइम। और Right. जैसे मैंने बताया कि आवर, Right. आवर, मिनट, सेकंड, वॉच, क्लॉक, आप किसी को भी साअत बोल सकते हो। Of course. Thank और you. फिलॉसफी ऑफ इस्लाम में साअत का मतलब है द डे ऑफ जजमेंट। Day of judgment. All right. कयामत, कयामत की रोज को साअत बोलते हैं। Okay. हाँ, सोनाली जी ये वाला बताइए। एतबार। एतबार, एतबार मतलब विश्वास। विश्वास, Yes. भरोसा। नीता जी ये वाला बताइए। जी। शा शायर। शायर, एक कौ- ई की साउंड कौ- आएगी, हल्की सी ई की। शायर, शायर शायर। ही पढ़ने से शायर ना ये मतलब जो शायरी पढ़ता है। दर्शन सिंह महाराज जी भी शायर। जी। यही शायरी हो गया ये। हम्म। हाँ, वो बड़ी। शायर था, ये शायरी है। जी। जी। तो इसी के साथ आपका एन और गेन, जो कि बड़ा टॉपिक था, वो खत्म हो गया। अगला टॉपिक होगा पे और काफ से। अब हम पे और काफ से ही शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अब रह कितना गया है? पे काफ, काफ गाफ, लाम मीम। छोटी है मैं करा चुका हूँ, दो चश्मी है भी मैं करा चुका। तो अपने बस 6 लेटर्स बचे हैं, और इन 6 लेटर्स के बाद हम दर्शन सिंह महाराज जी की शायरियाँ उन्हीं की बुक से उर्दू में पढ़ेंगे। तो ये 6 लेटर्स हो जाएं, होपफुली अगले 3 हफ्तों में हमारे लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और 4th वीक से हम दर्शन सिंह महाराज जी की शायरी, सेंटेंस और पैराग्राफ रीडिंग और ई बुक रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। सर कौन सा बुक है वो? मल्टीपल बुक्स हैं दर्शन सिंह महाराज जी की, जदाए नूर, मौजे नूर, तलाशे नूर, हम किसी में से भी पढ़ सकते तो हिंदी में है हम लोगों के पास। हैं। हिंदी में बुक मिल जाएंगी, सारी बुक्स अवेलेबल है हिंदी में कृपाल बाग में। चल रही है, पर आप कह रहे हैं कि उर्दू में है। उर्दू में भी अवेलेबल है, उर्दू में ऑनलाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप अपने एंड से भी कोशिश करें जाके पढ़ने की, बहुत अच्छा रहेगा। कि आप रेख्ता.org ओपन करेंगे तो आप सर्च करेंगे दर्शन सिंह। बाकी सारे तमाम शायरों की तरह दर्शन सिंह महाराज जी को भी एज अ शायर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, और उनका अपना खुद का प्रोफाइल है, पेज है, और उसमें उनकी सारी गज़लें और सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। 25 से ज़्यादा गज़लें हैं जो कि आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों स्क्रिप्ट्स में मिल जाएंगी। उसके अलावा 9 ई बुक्स हैं जो कि उनकी ओरिजिनल उर्दू में प्रिंटेड थी, वो बुक्स यहाँ पे दे रखी हैं। तो अगर हम यहाँ तलाशे नूर 1980 वाली खोलते हैं और यहाँ पे रीड नाउ का क्लिक करेंगे तो हम फ्री में ये बुक को रीड कर पाएंगे। तो लेकिन ये आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ये आपको वेबसाइट पे जाके ही पढ़ना पड़ेगा। तो हालांकि आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा
दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन वी विल कम टू इट, और पढ़ेंगे हम इसको एक एक करके ना, पेज बाय पेज। तो ये भी काम अभी मतलब स्टार्ट करेंगे, लेकिन 3-4 हफ्ते के बाद। मीनवाइल आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा एन और गेन के साथ 10-10, 15-15 वर्ड्स आप सर्च करें इंटरनेट से, डायरेक्टली अपने मन से ना लिखें, इंटरनेट से सर्च करें। रेख्ता डिक्शनरी का, रेख्ता.org का, गूगल का, चैट जीपीटी का आप हेल्प ले सकते हैं, और उन वर्ड्स के मीनिंग भी निकालें कि उनके मीनिंग क्या होते हैं, उनकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, और फिर उनको आप अपनी बुक में अपनी हैंडराइटिंग में लिखें, ताकि आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो, आपको वर्ड्स के मीनिंग भी पता लगे, और उन वर्ड्स की सही करेक्ट स्पेलिंग्स भी पता लगे। ठीक है? कम से कम 10 वर्ड्स एन के, 10 वर्ड्स गेन के, मैक्सिमम आप जितना करना चाहें, आपके पास पूरा हफ्ता है। सर सेंड भी करना है? जी हाँ, सेंड भी करना है। That's what सर we did पिछले last. वीक भी यही था। किया था आपने सबने सेंड? Yes. यस सर। क्या ओके। क्या मैं नहीं समझ पा रही। एन और ज्ञान के एन और गेन के 20 वर्ड्स निकालने हैं, हाँ उनके वो मीनिंग के साथ उनको लिखना है, और फिर वो सेंड करना है। अगर आपने किया था, मैं चेक कर लूँगा, और पिछली बारी जो वर्ड्स निकाले थे आप उससे अलग वर्ड्स निकालिए। वर्ड्स की कमी नहीं है, वर्ड्स बहुत सारे हैं, और जितने नए नए वर्ड्स आप ढूंढेंगे आपके लिए, खुद के लिए अच्छा है। वोकैबलरी आपकी स्ट्रांग होगी, उनकी करेक्ट स्पेलिंग आपको पता लगेगी, उनके मीनिंग्स आपको पता लगेंगे। और इस बार जो वर्ड्स आप लिखें उसके साथ में इंग्लिश में उसका मीनिंग भी ज़रूर लिखें। Okay. ठीक है Okay. जी? तो इसी के साथ विदा लेते हैं, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। Thank you. Good night. गुड गुड नाइट नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। This time, good night. थैंक यू अमित जी। India. एनी टाइम। All right. Thank you. Good night.